हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ब्लैक होल। आखिर ब्लैक होल है क्या? आज इसके पूरे साइंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को मिस मत करिएगा। वैसे तो हमारा ब्रह्मांड बहुत ही शांत दिखता है, लेकिन इसके गहन अध्ययन करने पर पाया जाता है कि यह हमारा ब्रह्मांड बहुत ही शांत प्रवृत्ति का है। इसमें पर सेकंड न जाने कई तारों का जन्म होता है तथा विनाश होता है। जिस तरह पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का परिभ्रमण और सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, वैसे ही ना जाने कितने सोलर सिस्टम हमारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं और वो भी लगातार गति किए जा रहे हैं। इस गति के कारण हमारा ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड करते जा रहा है। हमारे इसी ब्रह्मांड में एक दानव निवास करता है, ब्लैक होल। वैसे तो ब्लैक होल का कंसेप्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद ही आना आरंभ हुआ। आइंस्टाइन के थ्योरी के मेनली 2 पार्ट्स थे, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यह बताता था, यदि इसे सरल भाषा में समझना चाहें तो यदि हम 2 बॉडी लेते हैं, एक का स्पीड दूसरे की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। जिस वस्तु का स्पीड अधिक होगा उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, लेकिन जिस वस्तु के लिए स्पीड कम होगा उसके लिए टाइम अधिक हो जाएगा। इसे काइनेटिक टाइम डायलेशन कहते हैं। इसी थ्योरी का यूज करके हम भविष्य में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यदि हम सेकेंड पार्ट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझना चाहें तो हम सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 मैसिव बॉडी हैं, एक का मास दूसरे का मास से अधिक है। मान लीजिए वो बॉडी हमारा एक अर्थ है और एक जुपिटर है, और जिसके पास मास अधिक होगा उसके पास ग्रेविटी का मान अधिक होगा, जिससे यहाँ हमारी अर्थ का ग्रेविटी का मान एज कम्पेयर टू जुपिटर कम होगा, और जिसका ग्रेविटी का मान अधिक होगा उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, और ग्रेविटी का मान कम होगा उसके लिए टाइम अधिक हो जाएगा। यही सेम चीज होता है हमारा ब्लैक होल में। ब्लैक होल एक सुपर मासिव खगोलीय पिंड बोल सकते हैं इसको। यहाँ इसका इनफाइनाइट मास होता है। यहाँ इनफाइनाइट मास होने के कारण टाइम 0 बोल सकते हैं। इसके लिए टाइम रुक सा जाता है। इसका ग्रेविटी का मान इतना अधिक होता है, यदि इसके सामने से लाइट भी गुजरे तो लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। साउंड की तो अलग बात है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम मान लेते हैं हमारा नेट है, जिस नेट पर अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं उस नेट पर हमारी अर्थ है तथा हमारा सन है। यह ऑब्वियस सी बात है, जिसका मास अधिक होगा वो नेट को अधिक दबाएगा। यहाँ सन का मास अर्थ से ज़्यादा है, इसलिए वह ज़्यादा नेट को दबाएगा, उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। वहीं जब हम इसी नेट पर ब्लैक होल को रखते हैं तो नेट को फाड़ डालता है, वो नेट को फाड़ कर अलग दुनिया में चला जाता है। यहीं से हमारा आता है मल्टीवर्स का कंसेप्ट। एक फिल्म इंटरस्टेलर में दिखाया गया है कि जो एक्टर है वो ब्लैक होल में गिरते जाता है तथा एक 5 डायमेंशन वाली दुनिया में चला जाता है। डायमेंशन वाली दुनिया ऐसी होती है जिसमें हम अपने पास्ट से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इतना तो हम लोग समझ लिए। अब आइए जानते हैं आखिर ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। किसी भी स्टार का जन्म स्पेस डस्ट से यानी नेबुला से होता है। नेबुला में मेनली हाइड्रोजन तथा हीलियम पाए जाते हैं, 2 एलिमेंट्स। नेबुला से 2 प्रकार का स्टार का जन्म होता है। पहला जिसका मास कम होता है और दूसरा जिसका मास ज्यादा होता है। जिसका मास कम होता है उसे स्मॉल स्टार बोला जाता है, तथा सेकेंड स्टार जिसका मास ज्यादा होता है उससे लार्ज स्टार बोला जाता है। ये तो नाम से ही क्लियर है। किसी भी स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होते रहता है, जिसमें हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस हीलियम के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता जाता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन किसी भी स्टार हाइड्रोजन जो स्टार का फ्यूल होता है वह लिमिटेड ही समय के लिए रहता है, उसके बाद वह खत्म हो जाता है। स्टार का फ्यूल खत्म हो जाने के बाद स्मॉल स्टार रेड जाइंट में चेंज हो जाता है। रेड जाइंट प्लैनेटरी नेबुला में चेंज होता है तथा प्लैनेटरी नेबुला व्हाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाता है। हमारा सन भी स्मॉल स्टार ही है जो कुछ समयों के बाद व्हाइट ड्वार्फ में चेंज होने वाला है। वहीं जब किसी लार्ज स्टार का फ्यूल खत्म होता है, रेड सुपर जाइंट का निर्माण होता है। फिर रेड सुपर जाइंट सुपरनोवा में कन्वर्ट होता है। फिर सुपरनोवा न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होता है। यदि न्यूट्रॉन स्टार का मास अधिक होता है तो ग्रेविटी भी स्ट्रांग होता है। ग्रेविटी स्ट्रांग होने के कारण न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल में कन्वर्ट। अर्थात कहने का पूरा मतलब है हमारा जो स्टार है उसका जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो वह अपने ही ग्रेविटी में कोलैप्स कर जाता है तथा ब्लैक होल का निर्माण होता है। अब हम समझेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक होल। आखिर ब्लैक होल का स्ट्रक्चर कैसा है।
वैसे तो मेनली ब्लैक होल 4 प्रकार के होते हैं। इसका फर्स्ट है सुपर मैसिव ब्लैक होल, सेकेंड इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल, थर्ड स्टेलर ब्लैक होल, फोर्थ माइक्रो ब्लैक होल। लेकिन इस वीडियो में हम केवल सुपर मैसिव ब्लैक होल के बारे में जानेंगे। अभी आप जो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ब्लैक होल का इमेज देख रहे हैं, उसमें येलो रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यही हमें ब्लैक होल के आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। यही येलोइश रिंग लाइक स्ट्रक्चर को एक्रेशन डिस्क बोला जाता है। एक्रेशन डिस्क का निर्माण मेनली स्पेस डस्ट तथा गैसों से होता है। हाई ग्रेविटी होने के कारण स्पेस डस्ट रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाकर मूव करते रहते हैं। इनके मूव करने का स्पीड बहुत ही अधिक होता है और स्पेस डस्ट के पार्टिकल आपस में एक दूसरे से फ्रिक्शन करते रहते हैं, जिससे यह बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। वे लिक्विड में बदल जाते हैं, मतलब पूरा रिंग फ्लोइंग फ्लूइड होता है। इतने गर्म होने इनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होने लगता है, जो एक्स रे तथा गामा रे होती है। ये रे हमारे विजुअल रेंज से बाहर होती है। ये तो बस रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया गया है येलोइश टाइप का रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसका कलर वायलेट के ज़्यादा पास होने चाहिए थी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटोन ऑफ एनर्जी hc/लैम्डा होता है, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एक्स रे और गामा रे का एनर्जी बहुत ही अधिक होता है, इसलिए वेवलेंथ बहुत छोटा हो जाता है। हमारे विजुअल रेंज में वायलेट का वेवलेंथ सबसे छोटा, अतः इसे वायलेट दिखाना ज़्यादा अच्छा होगा। यही कारण है कि हम ब्लैक होल को नेक्ड आइज द्वारा देख नहीं सकते। आपको ब्लैक होल के सेंटर में एक रेड डॉट दिख रहा होगा, जिसे पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यह इन्फिनिटी डेंसिटी का पॉइंट होता है। सिंगुलैरिटी के आसपास सर्कल लाइक एरिया होता है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। यहाँ लाइट भी अपने स्पीड को मात दे देती है। इसमें एक बार जाने के बाद इससे बाहर निकलने के लिए इन्फिनिटी वेलोसिटी से ग्रेविटी फोर्स अगेंस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आपको एक सर्कुलर बाउंड्री दिख रही हो, वो सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर लाइट है, जो यहाँ जलेबी के आकार में आकर अंदर जाने लगती है। इस रिंग को फोटोन स्फीयर कहते हैं। फोटोन स्फीयर के जस्ट बाद के भाग को इनर मस्ट ऑर्बिट कहा जाता है। फोटोन स्फीयर में लाइट सर्कुलर मोशन करते हुए ब्लैक होल में जाने लगती है। जब ब्लैक होल तारों को, गैसों को और धूल को खाता है तो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, जो स्मोक लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, जिसे रिलेटिविस्टिक जेट्स कहते हैं। आप जो इमेज में स्मोक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वही ही रिलेटिविस्टिक जेट है। अब हम जानेंगे क्या होगा जब हम ब्लैक होल में गिरेंगे। सबसे पहली बात, हम ब्लैक होल के पास पहुंच ही नहीं सकते। यदि मान लिया कि हम पहुंच भी गए और इवेंट होराइजन में प्रवेश भी कर गए, तो हमारे ऊपर इनफाइनाइट ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। इनफाइनाइट ग्रेविटी फोर्स के कारण हमारे पास इनफाइनाइट वेलोसिटी होगा। मास एनर्जी इक्वेशन से हम जानते हैं कि यदि m मास का कोई वस्तु है, यदि वह लाइट के स्पीड के स्क्वायर से चले तो वह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, हम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। यदि मान लिया कि ऐसे भी पॉसिबिलिटी नहीं है, हम किसी अच्छी स्पेसशिप में बैठे हुए हैं तथा हाई टेक्नोलॉजी वाला पहने हुए हैं, यदि हम अपनी सभी सुविधाओं को लेते हुए ब्लैक होल में जाएं तो तब भी हम नहीं बच सकते। तो अभी तक पता ही नहीं चला है ब्लैक होल के अंदर क्या है। फिल्म इंटरस्टेलर में दिखाया गया है कि जो एक्टर है वे 5 डायमेंशन वाली दुनिया में चले जाते हैं, जो बस केवल हाइपोथेटिकल है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ब्लैक होल दूसरे वाइट होल से कनेक्ट हो। अभी तक तो बस इतनी ही अवधारणाएं हैं। आगे चलकर हम किसी फ्यूचर में पता कर कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी डाउट हो कमेंट में करें।